हेलो दोस्तों, फ्लैट वाइजली में आप सभी का स्वागत है। तो आज की डेली न्यूज़ को देखते हैं एंड डेली के डेली आपको करंट अफेयर्स और न्यूज़ अपडेट मिलता रहेगा। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना। तो आज की फर्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने काशी यात्रा योजना शुरू की है? विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च्ड काशी यात्रा स्कीम? कौन सी स्टेट है जिसने की काशी यात्रा स्कीम को लॉन्च किया है? तो वो स्टेट है कर्नाटका। तो कंप्लीट न्यूज़ देख लेते हैं क्या है। कर्नाटका सरकार ने काशी यात्रा योजना का शुभ आरंभ किया है। काशी यात्रा परियोजना उत्तर प्रदेश के वाराणसी में काशी विश्वनाथ मंदिर की तीर्थ यात्रा करने के इच्छुक 30,000 तीर्थयात्रियों में से प्रत्येक को 5,000 रुपये की नकद राशि सहायता प्रदान करती है। इस योजना के लिए सरकार मनसा सरोवर तीर्थयात्रियों की सहायता के लेखा शीर्ष से 7 करोड़ रुपए तक की धनराशि का उपयोग करेगी, जिसकी घोषणा वित्तीय वर्ष के लिए मुख्यमंत्री के बजट भाषण में की गई थी। धार्मिक बंदोबस्ती, हज और वक्फ मंत्री शशिकला जोले ने कहा, सरकार द्वारा प्रायोजित काशी यात्रा में शामिल होने वाले किसी भी तीर्थ यात्रा को जीवन में केवल एक बार लाभ मिलेगा। The government of Karnataka has launched the Kashi Yatra scheme. The Kashi Yatra project provides cash assistance of ₹5,000 each to 30,000 pilgrims wishing to undertake a pilgrimage to the Kashi Vishwanath temple in Varanasi, Uttar Pradesh. For this scheme, the government will use funds up to ₹7 crore from the account head of the assistance to Mansa Sarovar pilgrims, which was announced in the Chief Minister's budget speech for the financial year. Jole said any pilgrim participating in the government sponsored काशी यात्रा will get the benefit only once in a lifetime। कि जो भी काशी यात्रा में कोई एक पर्सन आता है तो उसको लाइफ टाइम में सिर्फ एक ही बार ये फायदा मिलेगा काशी यात्रा स्कीम के दौरान। बाकी उसको ये नहीं है कि वो बार बार काशी यात्रा ऐसे फ्री में जा रहे हैं, सिर्फ एक बार ही फायदा मिलेगा। हाल ही में 4 ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? रिसेंटली हु हैज बिकेम द फर्स्ट प्लेयर टू विन 80 मैचेस इन ऑल 4 ग्रैंड स्लैम्स। तो वो है नोवाक जोकोविच, ठीक है। और स्पेलिंग इनकी इंग्लिश में ये रहेगी नोवाक DJOKOVIC, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। नोवाक जोकोविच सभी 4 ग्रैंड स्लैम में 80 मैच जीतने वाले इतिहास के पहले खिलाड़ी बन गए। उन्होंने विंबलडन में अपनी 80वीं जीत के लिए सेंटर कोर्ट परक्वोन सनवे 6-3, 3-6, 6-3, 6-4 से हराया। अपनी जीत के दम पर दुनिया के पूर्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन में अपना 80वां मैच जीतकर इतिहास रच दिया है। 6 बार के चैंपियन अपना एरा में सभी 4 ग्रैंड स्लैम में 80 या उससे अधिक मैच जीतने वाला पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए हैं। सर्बियन दुनिया में सबसे पुराने ग्रैंड स्लैम में संयुक्त रूप से दूसरे सबसे सफल पुरुष एकल खिलाड़ी बन सकते हैं, क्योंकि 7वां खिताब उन्हें पोर्ट सम्प्रास के स्तर के बराबर ले जाएगा और उन्हें रोजर फेडरर से सिर्फ एक खिताब पीछे रखेगा। नोवाक Djokovic became the first player in history to win 80 matches in all 4 Grand Slams, defeating Kwon Soon Woo 6-3, 3-6, 6-3, 6-4 on center court for his 80th win at Wimbledon. Defeated on the back of his victory, the former world number 1 tennis player has created history by winning his 80th match at Wimbledon. The 6-time champion has become the first male player to win 80 or more matches in all 4 Grand Slams in the Open era. The Serbian could become the joint second most successful men's single player at the world's oldest Grand Slam, as a 7th title would put him on par with P.T. Sampras and put him just 1 title behind Roger Federer. तो ये इम्पॉर्टेंट प्लेयर है नोवाक जोकोविच, तो इनके बारे में याद रखना। ये पहले ऐसे पर्सन है जिन्होंने कि 80 मैच जीते हैं 4 ग्रैंड स्लैम्स में। अब आते हैं आज की नेक्स्ट न्यूज़ पे। हाल ही में ओलंपिक पदक विजेता और हॉकी विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहे किस खिलाड़ी का निधन हो गया है? विच प्लेयर हु वाज पार्ट ऑफ द ओलंपिक मेडलिस्ट एंड हॉकी वर्ल्ड कप विनिंग टीम हैज पास्ड अवे रिसेंटली। कौन है जिनकी अभी रिसेंटली डेथ हो गई? ये एक प्लेयर है
जिन्होंने कि ओलंपिक में भी जो हमारे लिए मेडल लेके आए हैं और हॉकी के वर्ल्ड कप भी लेके आए थे इंडिया के लिए। तो ये है वीरेंद्र सिंह। तो इनकी हिंदी और इंग्लिश में स्पेलिंग याद रखना। अब इनकी पूरी न्यूज़ देख लेते हैं। भारतीय हॉकी के दिग्गज और 1975 में स्वर्ण पदक जीतने वाले विश्व कप टीम के सदस्य वीरेंद्र सिंह का निधन हो गया है। वह 75 वर्ष के थे। सिंह 1975 में कुआलालंपुर में पुरुष हॉकी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारतीय टीम का हिस्सा थे। सिंह 1972 में म्यूनिख ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले टीम और एम्स्टर्ड में 1973 विश्व कप में रजत पदक जीतने वाली टीम का भी हिस्सा थे। 2007 में वीरेंद्र को प्रतिष्ठित ध्यानचंद लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। इंडियन हॉकी लेजेंड एंड मेंबर ऑफ द 1975 गोल्ड मेडल विनिंग वर्ल्ड कप टीम Virender Singh has passed away. He was 75 years old. Singh was part of the Indian team that won the gold medal at the Men's Hockey and World Cup in Kuala Lumpur in 1975. Singh was also part of the bronze medal winning team at the 1972 Munich Olympics and the silver medal winning team at the 1973 World Cup in Amsterdam. In 2007, Virender was honored with the prestigious Dhyanchand Lifetime Achievement Award. हाल ही में किससे गेल के नए चेयरमैन के रूप में नामित किया गया है? हु हैज बीन नेम्ड एज अ न्यू चेयरमैन ऑफ गेल रिसेंटली? गेल के न्यू चेयरमैन कौन है? तो वो है संदीप कुमार गुप्ता। अब कंप्लीट न्यूज देख लेते हैं। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन में वित्त निदेशक संदीप कुमार गुप्ता को भारत की सबसे बड़ी गैस उपयोगिता गेल इंडिया लिमिटेड का प्रमुख चुना गया है। सरकारी हेड इंडर ने कहा, सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड PESB ने 56 वर्षीय गुप्ता को गेल के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पद के लिए 10 उम्मीदवारों के साक्षात्कार के बाद चुना। यह एक साक्षात्कार के बाद नोटिस में कहा गया है वह मनोज जैन का स्थान लेंगे जो 31 अगस्त को सेवानिवृत्त होने वाले हैं। तो अगर हम पहले चेयरमैन की बात करें तो वो थे मनोज जैन और अब जो रिसेंटली न्यू चेयरमैन बनेंगे वो है संदीप कुमार गुप्ता। Sandeep Kumar Gupta, Director for Finance at Indian Oil Corporation, has been picked to head India's largest gas utility, GAIL India Ltd. The government headhunters said the Public Enterprises Section Board (PESB) selected Gupta, age 56, for the post of Chairman and Managing Director of GAIL after interviewing 10 candidates. It said in a post-interview notice he will replace Manoj Jain, who is scheduled to retire on 31st August 2022. हाल ही में QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग में किस शहर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? विच सिटी हैज बीन रैंक्ड फर्स्ट इन द रीसेंट QS बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग? तो ऐसा कौन सी सिटी है जिसको कि फर्स्ट नंबर पे आई है जो कि अभी QS बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंकिंग टेस्ट हुआ था? तो वो सिटी है लंदन। तो ये करेक्ट आंसर है। अब पूरी न्यूज देख लेते हैं। वैश्विक उच्च शिक्षा सलाहकार QS यानी कि क्वेरेली सिमडम्स द्वारा तैयार सर्वश्रेष्ठ छात्र शहरों की रैंकिंग 2023 के शीर्ष 100 में भारत में कोई स्थान नहीं है और यह दर्शाता है कि एशिया उच्च शिक्षा के गंतव्य के रूप में बढ़ रहा है। मुंबई भारत का सर्वोच्च रैंक वाला छात्र शहर सामर्थ्य के लिए उच्च स्कोर करके 103वें स्थान पर है, लेकिन यह छात्र मिश्रण और वांछनीयता के लिए मैट्रिक्स पर संघर्ष कर रहा है। दिल्ली दूसरा सबसे अच्छा भारतीय शहर पिछले साल 110 से नीचे 114वें स्थान पर था। नो प्लेस इन इंडिया इज इन द टॉप 100 ऑफ द बेस्ट स्टूडेंट सिटीज रैंकिंग 2023 प्रिपेयर्ड बाय ग्लोबल हायर एजुकेशन कंसल्टेंसी QS यानी कि क्वेरेली सिमडम, and that shows Asia growing as a destination of higher education. Mumbai, India's highest ranked student city, is ranked 103rd rank by scoring high for affordability, but it struggled on matrix for student mix and desirability. Delhi, the second best Indian city, was ranked 114th, down from 110th last year. अगर हमें इस recent QS best student city के अंदर आना है तो हमें एटलीस्ट 100 रैंक होनी चाहिए। तो हमारे इंडिया के अंदर जो मुंबई है वो 103 रैंक पे आ चुका है और जो
दिल्ली है वो 114th रैंक पे आ गया। ये पिछले साल 110th रैंक थी, लेकिन इस साल ये नीचे गई है, 114th रैंक आई है इस बार। हाल ही में रक्षा लेखा महानियंत्रक द्वारा किसके लिए केंद्रीकृत भुगतान प्रणाली PADMA का शुभ आरंभ किया गया है? Recently, the centralized payment system PADMA has been launched by the Controller General of Defense Accounts for। तो ये जिनको मिला है वो है भारतीय तट रक्षक यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड को ये दिया गया है। मासिक भत्तों के वितरण के लिए पेरोल ऑटोमेशन भारतीय तट रक्षक के लिए 140 वेतन और भत्ते मॉड्यूल का उद्घाटन श्री रजनीश कुमार रक्षा लेखा महानियंत्रक रक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया। CGDA ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार ने समर्पित सेवाओं को सुनिश्चित करने और हर स्तर पर मैनुअल हस्तक्षेप को कम करने और ई-गवर्नेंस को बड़े पैमाने पर बढ़ावा देने के लिए डिजिटल इंडिया के लिए अभियान चलाया है। पद्मा के लॉन्च से डिजिटल इंडिया की अवधारणा मजबूत होगी। साथ ही यह एक आत्मनिर्भर भारत पहल है क्योंकि परे मॉड्यूल कोडोमन विशेषज्ञों द्वारा सहायता प्राप्त भारतीय उद्यमियों द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है। पेरोल ऑटोमेशन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मंथली अलाउंस, ये कंप्लीट फुल फॉर्म है पद्मा की, तो ये भी पूछी जा सकती है, इसको याद रखना। An automated pay and allowances module for the Indian Coast Guard was inaugurated by Shri Rajneesh Kumar, Controller General of Defence Accounts, Ministry of Defence। CGDA emphasized that the government has campaigned for Digital India by ensuring dedicated services and reducing manual intervention at every level and promoting e-governance in a big way. The concept of India will be strengthened. Also, it is a self-reliant India initiative as the entire module is designed and developed by Indian entrepreneurs assisted by domain experts। हाल ही में भारतीय सेना और रक्षा लेखा विभाग के बीच चौथा सिनर्जी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? Where was the fourth synergy conference held between the Indian Army and Defence Account Department recently? तो ये जगह है न्यू दिल्ली। नई दिल्ली में भारतीय सेना और रक्षा लेखा विभाग के बीच चौथा सिनर्जी सम्मेलन हुआ। भारतीय सेना और DA के वरिष्ठ कमांडरों ने एक दिवसीय बैठक में भाग लिया, जिसके सह अध्यक्षता वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल BS राज और रक्षा लेखा महानियंत्रक श्री रजनीश कुमार ने की। अग्निपथ योजना पर विचार विमर्श और अग्निवीरों के लिए वेतन और भत्तों के लिए एक प्रणाली के त्वरित कार्यान्वयन के लिए समय सीमा सम्मेलन के मुख्य एजेंडा में थी। इन न्यू दिल्ली द फोर्थ सिनर्जी कॉन्फ्रेंस बिटवीन द इंडियन आर्मी एंड द डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट टुक प्लेस। हम इसको डैट भी कह सकते हैं, डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट को। सीनियर कमांडर्स ऑफ द इंडियन आर्मी एंड डैट पार्टिसिपेटेड इन द वन डे मीटिंग विच वॉज को चेयर्ड बाय वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल PS राजू एंड Controller General of the Defence Accounts Shri Rajneesh Kumar। Deliberations on the Agnipath plan and a timeline for speedy implementation of a system for salaries and allowances for Agniveers were on the main agenda of the conference। अब आते हैं आज की लास्ट अपडेट पे न्यूज की। विश्व UFO दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड UFO डे सेलिब्रेटेड ऑन, तो ये मनाया जाता है 2 जुलाई को। तो ये 2 जुलाई को क्यों मनाया जाता है देख लेते हैं एक बार। विश्व UFO दिवस आपके लिए UFO और उनकी खोज करने वाले अमेरिकियों को मनाने का सबसे अच्छा अवसर है। फिर भी आपको अपने उच्च समय में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। अपने तथ्यों को जानने की जरूरत है ताकि आप इस अवसर को सही तरीके से चिन्हित कर सके। विश्व UFO दिवस UFO देखे जाने और UFO सिद्धांतों को मनाने के लिए एक अवकाश है। विश्व UFO दिवस चलाने वाला कोई संगठन नहीं है, लेकिन कई यूफोलॉजिस्ट छुट्टी मनाते हैं। World UFO Day is your best opportunity to celebrate UFOs and the Americans who search for them. Yet you should not rush into your celebrations. You need to know the facts so you mark the occasion in the right way. World UFO Day is a holiday to commemorate UFO sightings and UFO theories. There is no organization that runs UFO Day, but many ufologists celebrate the holiday. In actual हमें UFO मिले नहीं है, बस ये है कि हम इस डे को मनाते हैं
ताकि हम कोमेमोरेट कर सके कि हाँ यूएफओ को देखा गया था या यूएफओ से रिलेटेड कुछ थ्योरीज है। ये कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो कि वर्ल्ड यूएफओ डे को रन करता है। तो ये चीज़ बस तुम्हें याद रखनी। ये भी पूछा जा सकता है यूएफओ डे क्यों मनाया जाता है, तो उसका रीज़न प्रॉपर यहाँ पे है कि ये एक हॉलीडे है ताकि हम याद कर सकें कि यूएफओ को देखा गया था और उसकी कुछ थ्योरीज भी हैं। सो थैंक यू अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलना और मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो @itsflatwisely। सो बाय। और नोटिफिकेशंस को जल्दी से ऑन कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि जल्द से जल्द न्यू अपडेट्स मिलते रहे।